उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं शुभम सिंह। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है भारत के लिए शुभ समाचार। दिल्ली एनसीआर में साफ हवा के लिए संघर्ष लगातार जारी है। आज सुबह कई जगह दिल्ली का AQI 350 के पार जा चुका है। तो अब तक कितने कारगर साबित हुए हैं प्रदूषण को कम करने के उपाय, और प्रदूषण के बीच वो कौन से पौधे हैं जिनसे आपको घर में मिल सकती है शुद्ध हवा की गारंटी, इसकी आगे हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, शुभ समाचार में बात उस मुलाकात की भी करेंगे जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। 5 साल बाद दोनों नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इस पूरे क्षेत्र के लिए क्यों ये मीटिंग अहम मानी जा रही है, इसे भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। बात अयोध्या की भी करने वाले हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तो कैसे दिव्य और भव्य होने वाली है रामनगरी की दीपावली, और दीपोत्सव पर कैसा नजर आने वाला है सरयू का तट, इसका ट्रेलर भी आपको आज दिखाएंगे। बिल्कुल, शुभ समाचार में बात स्वदेशी उस संकल्प की भी करेंगे जिसका असर इस बार बाजारों में नजर आ रहा है। आपको बताएंगे कैसे इस बार मेड इन चाइना पर भारी पड़ रहे भारत में बने प्रोडक्ट्स, और कैसे फिरोजाबाद के कांच के बने सामान सजावट के सामान बन रहे, ये भी आपको दिखाएंगे। आज बुलेटिन में बात डाना तूफान की भी करेंगे, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो क्या है इस महातूफान से टकराने की हमारी तैयारी। तो आज शुरुआत करते हैं त्योहारों के मौसम से, है ना गुंजन? बिल्कुल, मौसम त्योहारों का है, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहर इस वक्त सांसों के संकट से गुजर रहे हैं। गुलाबी सर्दियों की दस्तक के साथ प्रदूषण का बढ़ना अब आम बात हो गई है। आज सुबह तो स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की हवा का हाल तो काफी बेहाल हो चुका है। तो चलिए शुरू में आपको बता देते हैं कि कैसे दिल्ली की आबोहवा इस वक्त बिगड़ी हुई है। अगर बात करें नोएडा सेक्टर 1 की, तो वहां सुबह AQI 315 रहा, मतलब हवा की गुणवत्ता खराब है। जबकि दिल्ली के नेहरू नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 दर्ज किया गया। यहां भी सुबह सांसों का संकट नजर आया। इसी तरह ओखला फेज 2 में AQI 339 रहा, जिसकी वजह से सुबह लोगों को काफी परेशानी हुई। बात करें आनंद विहार की, तो यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 मापा गया, जिसे बेहद खराब स्थिति में माना जाता है। दिल्ली के RK पुरम की बात करते हैं, यहां भी AQI 347 दर्ज किया गया। सोनिया विहार में हवा की गुणवत्ता 383 दर्ज की गई, जबकि अशोक विहार में AQI 358 रहा। इसी तरह द्वारका इलाके का AQI 360 मापा गया। तो ये है दिल्ली की हवा का हाल, और इस दम घुटू माहौल के बीच हम आपको ऐसे तमाम उपाय भी बताएंगे जिससे आप प्रदूषण के असर को कम कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा का हाल आपने देख लिया। चलिए आपको चलते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में केवल और केवल धुंध नजर आ रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब दिल्ली वालों की नींद सही से खुली तक नहीं थी। मतलब रात से ही स्मॉग की चादर शहर में छाने लग गई, और सुबह होते होते स्मॉग की यह चादर इतनी घनी हो जाती है कि इंडिया गेट तक इसके आगोश में समा जाता है। और इसी तरह अक्षरधाम मंदिर भी धुंध के धुएं में लिपटता हुआ नजर आया। लोधी रोड पर AQI बताने वाला डिजिटल बोर्ड खुद स्मॉग की मार झेलता नजर आया। सुबह के वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल गाड़ी चलाने वालों को आती है, क्योंकि धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ता है। ये चंद तस्वीरें दिल्ली की है, लेकिन मुरादाबाद, आगरा, कानपुर और बरेली जैसे शहरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के 6 अलग अलग हिस्सों की। इंडिया गेट, ITO चौराहा, अक्षरधाम मंदिर और लोधी रोड, एम्स चौराहा, एम्स के साथ साथ एरो सिटी की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये सफेद धुंध की चादर आप देखिए। सुबह से ही ये तस्वीर बनी हुई है और प्रदूषण की जो धुंध में दिल्ली उसके आगोश में समा गई है। हालांकि इसके बाद अब कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, और इसी वजह से हमें बीच में मिस भी करना पड़ता है। एक दो दिन जो है बीच में आना मॉर्निंग वॉक के लिए। और सांस से संबंधी बीमारी तो कॉमन है, जो कि सभी बताते भी हैं। तो वो तो एक
जो बता रहे हैं कि भाई आंखों में जलन तो बढ़ेगा ही इसमें इन द कोर्स, जो हमने पीछे भी झेला है। तो ज़रूरी है कि भाई इसको रोका जाए, इसमें एहतियाती कदम तो पहले ही उठाया जाए, बशर्ते इसके की बीमारियां बढ़ना शुरू हों। आँखों में कुछ जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ऊपर से मॉर्निंग वॉक करने पे और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहीं, डेली साइकिलिंग करने आते हैं और करते भी हैं, लेकिन इधर में जो ये पोल्यूशन हुआ है इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। आज तो ज़्यादा ही लग रहा है कि गले में खराश आ रही है, आंखों में पानी, मतलब आंखों में जलन सा हो रहा है। और वही चीज़ें जैसे इससे क्या हो रहा है, फिर छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। देखिए ग्रैब 2 लागू होने के बाद गुड न्यूज टुडे के रियलिटी चेक में क्या हकीकत सामने आई। सर्दियों का मौसम आते ही देश की राजधानी पर एक बार फिर सेहतमंद सांसों का संकट गहराने लगा है। राजधानी में जहरीली हवा पर लगाम लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया। हवा की गुणवत्ता जब बहुत खराब हो जाती है और AQI 300 के पार पहुंच जाता है तो ग्रैब 2 लागू किया जाता है। इसके तहत धूल पर लगाम लगाने के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। पार्किंग चार्ज के साथ बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन गुड न्यूज टुडे के रियलिटी चेक में तमाम लोग ऐसे निकले जिन्हें ग्रैब के बारे में पता ही नहीं था। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली में, दिक्कत हो रही है। दिक्कत है पोल्यूशन से। अच्छा, पोल्यूशन बढ़ा है इसलिए दिल्ली में NCR में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 2 क्या है पता है आपको? नहीं जी, नहीं। ग्रैब 2 नहीं पता? नहीं। ग्रैब 2 में वो ये कहता है कि लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना करें, इसलिए पार्किंग का रेट बढ़ा दिया जाता है। इसका आइडिया है आपको? नहीं, मेरे को कोई आइडिया। ग्रैब 2 क्या है पता है आपको? थोड़ा सा मैंने पेपर में पढ़ा था लेकिन डिटेल नहीं पढ़ा, बस ग्रैब 2 थोड़ा सा बताइए। उसमें थोड़ा सा कंट्रोल है कि आप जैसे पार्किंग का चार्जेस बढ़ा रहे हैं कुछ, और आगे कंट्रोल जो ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ियां जो हैं कुछ कंट्रोल पर हैं, रेड लाइट पे हमें गाड़ी ऑन ऑफ करनी है, इस तरह का कुछ है। पार्किंग चार्जेस जो गाड़ी के बढ़ा रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं? पार्किंग चार्ज ज्यादा होंगे तो लोग गाड़ी कम यूज करेंगे, और कम यूज करेंगे तो पॉल्यूशन अपने आप कंट्रोल होगा, कम होगा। इस वजह से ठीक बात है, लोगों को गाड़ी कम इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी है तो मेट्रो यूज करनी चाहिए। मजबूरी का बात अलग है, अगर मेट्रो की या कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपके पास है तो फिर वो मेट्रो यूज करनी चाहिए। ग्रैब 2 क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ज्यादा नहीं आइडिया, आप थोड़ा सा मुझे बताएं। ग्रैब 2 ये कहता है कि जितने भी पार्किंग चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग गाड़ी अपनी कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। नहीं, देखिए क्या होता है कि गाड़ी तो लानी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि दूसरा और कोई आने जाने का रास्ता नहीं है हमारे पास। गाड़ी लाना तो एक तरह से हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है। अगर दूसरे साधन हो तो हम आराम से हम गाड़ी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो ग्रैब को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अलग अलग विभागों से बातचीत कर रहे हैं। ग्रैब 2 में पार्किंग फीस में कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी अभी तय किया जाना है। दिल्ली में जो एवरेज AQI है वो 300 प्लस हो चुका है, और उसको देखते हुए पूरे NCR में ग्रैब 2 लागू किया जा चुका है। ग्रैब 2 जो लागू किया गया है उसको दिल्ली के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए दिल्ली के अलग अलग विभागों के साथ अभी हमने संयुक्त बैठक की है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए जो पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाने के लिए या इसको और कंट्रोल करने का अल्टरनेट मेथड तलाश करने के लिए NDMC और MCD को डायरेक्शंस दिया गया है कि इसको लेकर के वो अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका
एक प्रपोजल जो है वो सामने लेकर के आए। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को भी जिम्मेदार मानती है। पराली के धुएं पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा में किसानों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अंबाला के किसान ऐसी कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। हमारे साथी अपने खेत में बिजाई कर रहे हैं, धान बेच रहे हैं, हम हजारों की तादाद में हैं। अगर किसी किसान साथी के साथ धक्का होगा, किसी का चालान पोल्यूशन का कटेगा, तो हम 1 मिनट के अंदर इन अधिकारियों को जो चालान काटने जाएंगे उनको गिरफ्तार करेंगे, वहां बैठाएंगे और बिल्कुल भी अपने किसान साथी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने नहीं देगी। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलती है। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू करने के साथ ही सरकार वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग की अपील कर रही है, लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनी तो आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 या ग्रैप 4 लागू करने की नौबत भी आ सकती है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सरकार शहर की हवा साफ करने में जुटी है, लेकिन यही काम आप अपने घर की हवा के लिए कर सकते हैं। हवा को साफ करने के लिए तरीकों में एक बेहद अहम तरीका है एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल। आप में से कई लोगों के घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रहे हैं जो प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। और ऐसा ही एक कमाल का पौधा है एरेका पाम। इंडोर प्लांट्स में यह पौधा प्रदूषण का दुश्मन नंबर 1 है। एरेका पाम को किसी प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर से कम मत समझिए। ये पौधा आपके घर की हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को सोखने की क्षमता रखता है, उसे खत्म करने की ताकत रखता है। यानी इसे लगाकर आप अपने घर की हवा को क्लीन एंड प्योर बना सकते हैं। इसी तरह पौधा है गोल्डन मनी प्लांट। ये घर में मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स को साफ करता है। इस एयर प्यूरिफायर प्लांट को उगाना और इसका रखरखाव सबसे आसान होता है। आमतौर पर मनी प्लांट की हर किस्म के साथ ये सहूलियत होती है। ये कमाल का पौधा बेहद कम देखभाल मांगता है, लेकिन इसे अपने घर में लगाने के फायदे बेहद ज्यादा हैं। इसी तरह फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम ग्रीन भी ऐसा ही करामाती पौधा है। यह पौधा आपके कमरे की हवा से खतरनाक टॉक्सिन को हटा देता है। यह पौधा देखने में बहुत सुंदर होता है, यानी ये न केवल आपके घर की हवा को स्वच्छ बनाएगा बल्कि आपके कमरों की सुंदरता में भी इजाफा कर देगा। प्यूरिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन के साथ आपको बता दें, यह पौधा आपके घर को सुंदर बनाएगा और यहाँ की इस घर की हवा को भी साफ और स्वच्छ कर देगा। और चलिए अब बात रबर प्लांट की भी कर लेते हैं। शानदार पौधा भी ताजी ऑक्सीजन देने के साथ साथ कमरे की हवा से खतरनाक बैक्टीरिया और मोल्ड स्पोर्स को साफ कर देता है। प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर्स की इसी लिस्ट में नाम आता है स्नेक प्लांट का। स्नेका प्लांट बेहद करामाती इंडोर प्लांट है। ये पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ऐसे समय में जब आपके शहर का AQI 300 के पार हो, या पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। एक और पौधा है जिसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन काम बेहद आसान है। यह है क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट। ये पौधा भी आपके घर की हवा को बेहद साफ बनाता है। ये प्लांट घर की हवा में मौजूद 95% टॉक्सिन्स को सोख लेता है। यूं समझिए कि प्रदूषित शहरों के लिए ये पौधा प्रकृति का वरदान है, जिसे हम अपने घर में लगाकर प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध में अपने परिवार को एक तरीके की सुरक्षा दे सकते हैं। और बढ़ते प्रदूषण के बीच सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना। ऐसे में क्यों जरूरी टिप्स है जिनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर घर के बाहर कोई काम जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। यह बहुत आसान सा तरीका है प्रदूषण से बचने का। प्रदूषण के वक्त सुबह की सैर और जॉगिंग से परहेज करना चाहिए। घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहनकर निकलना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच सबसे ज्यादा बच्चों बुजुर्गों की सेहत का अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाते समय मास्क का यूज करना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर वो ना निकले, इसकी कोशिश पेरेंट्स को करनी चाहिए। और इसके अलावा सुबह सुबह साइकिल चलाने से भी बचना चाहिए। ज्यादा देर पैदल भी ना चलें। संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें। ऐसी चीजें ज्यादा खाएं जिनमें विटामिन सी और ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा हो। खाने में शहद, लहसुन, अदरक का ज्यादा इस्तेमाल करें। खांसी जुकाम हो तो शहद और अदरक के रस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रदूषण से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। और कफ से छुटकारे के लिए शहद में काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन जरूर करना चाहिए।
बिल्कुल, चलिए अब बात कुछ और खबरों की भी कर लेते हैं। कुदरत इंसानों को अलग अलग तरह से चुनौती दे रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए डाना तूफान चुनौती बनता जा रहा है। इसके शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा इलाके में समंदर किनारे सन्नाटा पसरा हुआ है। किनारों पर नाव को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया है। मछुआरों को भी समंदर में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने की हिदायत दी है। इसके अलावा लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को उनकी भाषा में तूफान की हर हरकत की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले एहतियातन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुल 197 ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। कंट्रोल रूम भी तैयार, राहत और बचाव टीमें भी तैयार। ये तैयारी है बंगाल के खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए, जिसके 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में बताया है कि लैंडफॉल के दौरान मूसलाधार बारिश के साथ करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान हो सकता है। लिहाजा मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद दोनों ही राज्यों के तटीय इलाकों को खाली कराने का काम तेज कर दिया गया है। तो अभी प्रशासन तरफ से जिला अधिकारी सब बताया है कि जो हमारा साइक्लोन आ रहा है अभी 23 और 24 में होने वाला है, तो इसीलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारा जो मत्स्यकार जो है उन लोग को सबको हमने अवेयरनेस कर लिया है और जितना बोट गए थे फिशिंग के लिए उसको सबको बुला लिया है फोन पर, वो सब आ गई। अभी कोई भी अंदर नहीं है। परसों और उसके दूसरे दिन मतलब 26 और 25 ये 2 दिन ज्यादा रेनफॉल होने की संभावना है एज पर द प्रेजेंट प्रेडिक्शन। और हम पूरी तरह से प्रस्तुत हैं, मतलब खाद्य सामग्री हो या लोगों को इवैक्यूएशन करने वाली बात हो। चक्रवात डाना से ओडिशा के 14 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में इन जिलों में प्रशासन ने तूफान से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इन सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। इतना ही नहीं, इस तूफान के मद्देनजर भुवनेश्वर में दमकल विभाग की ओर से एक मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें तूफान से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस ड्रिल में राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री मुकेश पुजारी भी पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। फायर सर्विस डिपार्टमेंट भी पूरा तैयार है, उनका ट्रेनिंग भी खत्म हो गया है और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो जरूरी चाहिए लोगों को मदद करने में वो सब उपलब्ध है। ये लोग जाएंगे, उड़ीसा के लोगों का सुरक्षा कवच ये लोग बनेंगे, उनको हर एक मदद जो चाहिए उनको करेंगे और सुरक्षित सबको सुरक्षा देके खुद सुरक्षित होके वापस आएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चक्रवाती तूफान डाना की इंटेंसिटी को देखते हुए दोनों राज्यों के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं 23 से 26 अक्टूबर के बीच दर्जनों ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। उड़ीसा की तरह ही बंगाल सरकार भी तूफान को देखते हुए हाई अलर्ट पर है। दक्षिण 24 परगना से आई इस तस्वीर में तूफान से निपटने की तैयारियों को देखा जा सकता है। पॉलीथीन सीट मतलब जो ट्रिपल वो भी सफिशिएंट वीडियो का गोडाउन में दिया हुआ है। जो जैसे कि ट्रांसशिपमेंट का बात आता है सागौर आइलैंड के लिए, इसलिए सागौर आइलैंड के ट्रांसशिपमेंट 22 या 22 या 23 के अंदर ही सागौर आइलैंड के जो मटेरियल जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का WBSEDCL का कुछ मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा, हो रहा है, आज ही हो रहा है। कुछ PH का पानीय जल का जो पाउच वगैरह वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है बाद में। और ट्रांसशिपमेंट हम लोग अगर वेदर खराब हो जाए तो तब ट्रांसशिपमेंट भी नहीं कर सकते, पहले ही करना पड़ता है। ये सब कुछ है। इरिगेशन को अलर्ट किया गया है, सिविल डिफेंस को प्रॉपरली डिफ्लड किया गया है। NRDM का तीनों ब्लॉक के लिए 3 टीम आ रहा है, एक सागर के लिए, एक ककद्वीप के लिए और एक पाथर प्रतिमा के लिए। बाकी तो हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही खुला हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरी की यात्रा पर गए अपने राज्य के पर्यटकों से जल्द घर लौटने की अपील की है। साथ ही उन्होंने राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने और दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात बेंगलुरु की, जहां भारी बारिश की वजह से एक बन रही इमारत ढह गई। इस इमारत के ढहने के बाद मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं। खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। अभी भी घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन की टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी है। ये घटना बेंगलुरु के हेनूर इलाके में हुई। असल में बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और इसी वजह से ये निर्माणाधीन इमारत गिर गई। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के जवान पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू का काम वहां किया जा रहा है। राहत बचाव अभियान जारी है। बेंगलुरु इमारत हादसे वाली जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो बता रही हैं कि कैसे एनडीआरएफ के जवान अपने काम को अंजाम देते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें। इसमें एक एनडीआरएफ जवान मलबे के ढेर में रेंग कर उस इलाके तक पहुंच जाता है जहां पहुंचना बहुत आसान नहीं था। फिर उसने वहां पहुंचकर आवाज लगाई ताकि कोई फंसा हुआ इंसान उसकी आवाज सुने और मदद के लिए पुकारे। ये जवान काफी देर तक इसी तरह आवाज लगाकर फंसे हुए लोगों को तलाशता रहा। यही वजह है कि एनडीआरएफ जवान के इस जज्बे की खूब तारीफ हो रही है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां रामनगरी दिवाली के रंग में रंग गई है। अयोध्या का कोना कोना सजाया और संवारा जा रहा है क्योंकि दिवाली पर श्री राम अयोध्या में आने वाले हैं। ये तस्वीरें सरयू घाट की हैं। यहां पानी में किस तरीके से लेजर शो की एक झलक नजर आ रही है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हर साल नया रिकॉर्ड अयोध्या में बनाया जाता है क्योंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा भी रामलला की हो चुकी है, तो इस बार का दीपोत्सव और भी ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी है। अयोध्या में दीपोत्सव पर दिखेगी त्रेता युग की झलक, जब घाटों पर जगमगा उठेंगे 25 लाख दिए। अयोध्या में सरयू घाटों पर इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को भव्य बनाने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर 25 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनेगा। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या के कमिश्नर और मेयर इन दिनों घाटों का दौरा कर रहे हैं। घाटों पर 25 लाख दियों के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आकाश रोशन हो जाएगा। संस्कृति विभाग ने अयोध्या में 10 मंच तैयार किए हैं, जहां भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित कई कार्यक्रम होंगे। लेजर शो और एलईडी स्क्रीन पर रामायण के सभी कांड का प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये प्रथम दीपोत्सव है और वो राम जी से जुड़े जितने प्रसंग हैं, वो चाहे रामायण के 7 कांड हैं, चाहे अन्य जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ऐसे जो जिनके सामाजिक संदेश हैं, इन सभी प्रसंगों को विभिन्न माध्यमों से, एलईडीज के माध्यम से, लाइट्स के माध्यम से हम लोग पब्लिक डिस्प्ले में लाएंगे और लोग उसको देखेंगे। तीर्थकालीन दृश्य सब उपस्थित रहेंगे। दीपोत्सव, तमाम रामायण के प्रसंग, लेजर शो, आतिशबाजी, दियों की झलमलाहट, 1100 लोगों की सामूहिक आरती, कुल मिला के एक ऐसा वातावरण सृजित करने की योजना भी है। और कि जिस तरह से त्रेता के बाद भगवान यहाँ पर आए और एक उत्साह और उमंग का वातावरण दिखाई पड़ा, लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया, वही वातावरण है। दीपोत्सव के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1100 संत राम की पैड़ी पर मां सरयू की आरती भी करेंगे। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर करीब 20,000 लोगों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। जो राम भक्त दीपोत्सव पर अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने घर बैठे दीपोत्सव में शामिल होने का जरिया निकाला है। प्राधिकरण ने दिव्य अयोध्या नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर पेमेंट करके भक्त दीपोत्सव में अपने नाम के दिए जलवा सकते हैं।
ऐसे भक्तों को घर बैठे श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद भी मिल जाएगा। दिया प्रभु राम के नाम, ये अयोध्या में जो होने वाला हर वर्ष दीपोत्सव होता है, इसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा एक कंसेप्ट लाया गया है। इसमें हम दीप अयोध्या ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, हमारे 2 पैकेजेस हैं, 1100 रुपए का है, 2200 रुपए का है। उस पैकेज में वह लेगा तो उसको यहाँ पे 11 दिए 1100 रुपए में यहाँ जलाए जाएंगे के नाम पे, जिसके डिजिटल फोटोग्राफ होंगी। 21 रुपए में 21 दिए जलाए जाएंगे और बदले में यहाँ से उनको प्रसाद भेजा जाएगा। साथ में यहाँ पे हनुमानगढ़ी का प्रसाद, प्रभु राम जन्मभूमि का प्रसाद, इसके अलावा सरयू जल है, सरयू अर्घ है। अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब दीपोत्सव से रोशन अयोध्या नगरी का अलौकिक सौंदर्य राम भक्तों की आंखों में सदा के लिए बस जाएगा। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिवाली को लेकर चल रही तैयारियों की करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिवाली से पहले बाजार सज गए हैं। खास बात है कि इस बार बाजारों में स्वदेशी लाइट्स और झालरों की भरमार है, जिनकी डिमांड भी खूब हो रही है। देखिए लखनऊ के बाजारों की यह रौनक। दिवाली को लेकर सजने लगे बाजार। आ रहा है सुख समृद्धि और दियों का त्योहार। देश भर में दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बाजारों में चकाचौंध नजर आ रही है। लखनऊ में भी बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ रंग बिरंगी लाइट्स और झालरों से बाजार पूरी तरह पटे हुए हैं। लेकिन खास बात है कि इस बार बाजारों में डेकोर लाइट्स से लेकर बिजली के झालर तक सब कुछ स्वदेशी मिल रहे हैं। यानी कि इन सभी लाइट्स को भारत में ही बनाया गया है। शुभ दीपावली, दीपावली शुभ हो, इसके लिए रोशनी करना जरूरी है। लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं और सबसे ज्यादा खरीद होती है बिजली के झालरों की। लेकिन अब हम दिखाते हैं आपको वो झालर जो देश में ही तैयार किए गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक चीनी झालर ही दिखते थे जब मार्केट में लोग आते थे खरीदारी करने। अब किस तरह से ये ट्रेंड बदला है और वो किस तरह से अलग अलग डिजाइन्स के झालर लेकर के यहाँ के ट्रेडर्स आए हैं, ये उसमें से एक है दिया। यानी ये बिजली के झालर का दिया है, झालर की तरह है बिल्कुल, और ये बिजली से जलता है। खास बात है कि चीनी सामानों को टक्कर देने वाली इन लाइट्स और झालरों को देश के ही अलग अलग हिस्सों में तैयार किया गया है, जो दिवाली से पहले बाजारों की रौनक बढ़ा रही है। मेड इन इंडिया है, सब मेड इन इंडिया है। सब ये बॉम्बे की, गुजरात की, कानपुर की सब बनी हुई झालर है। ये देखिए बंधन वार है दीपावली के लिए शुभ। ये मुंबई की बनी हुई झालर है, बहुत खूबसूरत है मंदिर में बाहर लगाने के लिए। ये भी देखिए कितना बढ़िया फूल की कटिंग करके बनाई है। ये भी अपने मुंबई की ही बनी हुई झालर। जाहिर है पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजारों में चीनी लाइट्स और झालरों की बिक्री भी कम हुई है और भारत में बनी स्वदेशी लाइट्स की डिमांड खूब बढ़ी है। मुझे लगता है कि चाइनीज झालरें मार्केट में नहीं होंगी और ये बहुत ज्यादा, और कस्टमर भी अवेयर है। आते ही कहता है शोरूम पे कि भाई हमें जो है इंडियन झालर चाहिए, इंडियन लाइट चाहिए। डेकोर लाइटें पहले जैसे चाइनीज बाजार का कब्जा था डेकोर लाइटों में दिवाली में, अभी क्या है इंडियंस ने उस पर कब्जा कर लिया। गुजरात की लाइटें हैं, आपके फिरोजाबाद की लाइटें हैं, नोएडा से आती हैं, बहुत सारी नोएडा में कंपनियां हैं बना रही हैं। तो इंडियन जो मेक इन इंडिया है, तो वो लाइटें जैसे अब ये सब देखिए आप, ये जो लाइट है ये गुजरात की लाइट है, गुजरात से आई हुई है। तो इसी तरह से जो लाइटें हैं वो इंडियंस लाइटें हैं और इंडियंस मार्केट में उस छाई हुई है। इस दिवाली बाजारों में स्वदेशी लाइट्स और झालरों की अलग अलग वैरायटी भी उपलब्ध है, जो आपके घर को खूबसूरत और मॉडर्न बनाने के साथ साथ जीवन में खुशियों की रोशनी भी भर देंगे। आमतौर पर हम लोग देखते थे कि जब दिवाली आती थी जो चाइनीज लाइट्स का जो बाजार है वो दिखाई पड़ता था, लेकिन अब
मेड इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की बात होती है और इस तरह की लाइट्स लोग पसंद कर रहे हैं। इस समय बाजार में ये सज गई हैं। चाइना को चुनौती देती हुई एक तरह से इंडियन लाइट्स हैं जो आपकी दिवाली को रोशन करने के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की। रूस के कजान में आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद औपचारिक वार्ता होगी। इस मीटिंग में एशिया के 2 दिग्गज देशों के राष्ट्र प्रमुख पूरे 5 साल बाद एक टेबल पर बैठकर औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच ये मीटिंग कई मायनों में खास है। जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का आमना सामना इससे पहले 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ और अब 2024 में फिर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही दोनों नेता आपस में मिलेंगे। ऐसे में भारत चीन के संबंधों के लिए ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से जब मुलाकात होगी तो क्या बातचीत होती है और ये बातचीत किन मायनों में खास होगी। 5 साल बाद ये मुलाकात होने जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस द्विपक्षीय मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और इस बातचीत का सार क्या निकलता है। ब्रिक्स दुनिया की करीब 45% आबादी का नेतृत्व करता है, जिसकी वजह से इस संगठन की वैश्विक ताकत बढ़ती जा रही है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स दोनों देशों की करीब 28% भागीदारी है। इस बीच पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद हैं और आज वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। विस्तार से बात करें तो आज की होने वाली मुलाकात बहुत अहम है। आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। उन्होंने बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्वक समाधान निकालने के ऊपर भी जोर दिया। इधर ईरान के नए निर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच चाबाहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर बात हुई, जो कि क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक साझेदारी के लिहाज से बहुत अहम है।